हेलो गाइस, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं बच्चों एसएससी का तूफान चैनल। आज हम फिर से आपके लिए केमिस्ट्री से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें टॉपिक हमारा होगा एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार। ये वीडियो आपके लिए फिर से जो है कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें से अक्सर आते रहते हैं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उस पर आधारित अम्ल कौन सा, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो उनकी पहचान कैसे करते हैं, सूचक वगैरह क्या होते हैं। ठीक, उनकी किसी पदार्थ से रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो वो सब बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सो अम्ल और क्षार अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो मे बी नॉट कि ये पूरा हो जाए इस वीडियो में। ठीक है, तो हम अगर ये आज पूरा नहीं होता है इस वीडियो में तो किसी और वीडियो में बचा हुआ पार्ट लेंगे। बहरहाल इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली एंड टू बॉटम तक, ठीक है, बॉटम टू टॉप तक कंप्लीट करेंगे, तैयार। ठीक है, तो आज हम शुरुआती तौर में लेते हैं साधारण से इनकी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और किन पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, टेस्ट कैसा होता है, किस तरह से इसको पहचानेंगे, ये सब बातें आज हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस। तो देखिए, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। बेसिकली जो पहले से सबको पता है, प्राचीन काल से जो जाने जा रहे हैं अम्ल और क्षार, वो अपने स्वाद के आधार पर, ठीक है, अपने टेस्ट के बेस पर जाने जाते हैं। जो चीज़ें खट्टी होती हैं अक्सर उनमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। सो मोस्टली जो है खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। हर खट्टे पदार्थ में कुछ ना कुछ अम्ल उपस्थित होता है। जैसे संतरा खट्टा है, उसके अंदर अम्ल उपस्थित है, सिट्रिक अम्ल। जैसे इमली है, टार्ट्रिक अम्ल उसके अंदर उपस्थित। सिरका है, सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल उपस्थित। और चींटी का डंक है, उसमें होता है मेथनॉइक अम्ल उपस्थित। ठीक है, मेथनॉइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कह देते हैं, HCOOH फॉर्मूला है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक, और नींबू में सिट्रिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक अम्ल। तो ये जो है, ये बहुत सारे एसिड जो है इन पदार्थों में पाए जाते हैं। और ये पदार्थ वो जनरली जो हम लोग जानते हैं, हम यूज़ भी करते हैं। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं अच्छे से। और ये इनका जो खट्टा स्वाद है वो अम्लों की वजह से ही होता है। ठीक है, इसकी तुलना में अब आता है क्षार। क्षार को भस्म भी कहते हैं, इंग्लिश में बेस। तो ये स्वाद में जो होते हैं कड़वे कशीले होते हैं, कड़वे कशीले होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे बेकिंग सोडा, वो हल्का कड़वा टेस्ट होता है उसका, उसके अंदर जो होता है वो क्षार उपस्थित होता है। और साबुन हम इस्तेमाल करते हैं घर में। साबुन का टेस्ट आपने वैसे कभी नहाते हुए कर लिया हो गलती से बाय मिस्टेक, तो आप जानेंगे बड़ा अजीब सा टेस्ट होता है उसका भी। उसके अंदर क्या होता है, क्षार होते हैं। ठीक, हम टूथपेस्ट करते हैं सुबह सुबह, उसमें भी क्या होता है, क्षार होता है। ताकि जो हम खाना खा रहे हैं, रात को खाना खाकर सोते हैं, जब भी खाना खा रहे हैं, तो वो खाना खाने के बाद हमारे दांतों में जो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसे जो है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसको एक तरह सड़ा देते हैं और वहाँ पर एसिड बना देते हैं, एसिड यानी कि अम्ल बना देते हैं। और वो अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्या करता है, खराब करता है। ठीक है, कोरोड करता है। तो अब वो खराब ना हो, क्योंकि वो एकदम से नहीं करता, बहुत टाइम लगता है उसे करने में। ये उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं। और ब्रश में क्या होता है, क्षार होता है। क्षार से बना हुआ हमारा टूथपेस्ट जो होता है, जैसे ब्रश में करते हैं टूथपेस्ट, तो वो जो टूथपेस्ट है उसमें क्षार होता है। और क्षार जो है एसिड से रिएक्शन करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और उदासीन बना देता है, ताकि उसका असर खत्म हो जाए और दांत हमारे साफ हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ब्रशल्स जो है वो जो है जड़ों से उस खाए हुए पदार्थ को, जो कि अनावश्यक रूप से रुक गया था, उसको भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे दांत साफ हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें क्षार उपस्थित होते हैं। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि डॉक्टर वगैरह रिकमेंड करते हैं हम लोगों को जब हमारी एसिडिटी हो जाती है। तो वो एक एंटासिड है, यानी कि प्रति अम्लीय है, प्रति अम्लीयता है। वो एक दवाई के रूप में लिया जाता है। जब भी किसी को अम्लता हो जाती है तो प्रति अम्लता का मतलब है वो उसकी काट कर देता है और हमें आराम देता है। ठीक है, वो एक दवाई है, उसके रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो है
इनो वगैरह आप देखते हैं वही सब इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं। तो जो भी इससे संबंधित दवाइयाँ बनाई गई हैं उन सब में क्या है, क्षार है, और बहुत जगह क्षार उपस्थित है, तो क्षार है ये। अब पुरानी जो परिभाषा है उसके हिसाब से तो हम जान चुके हैं कि स्वाद के आधार पर कहा गया है कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक है। अब इनके बीच में एक चीज़ और आती है लवण, लेकिन वो आज हम डिस्कस नहीं करने वाले, वो अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, उसे हम किसी और वीडियो में लेंगे। अभी तो हम बस केवल अम्ल और क्षार के बारे में ही बात करेंगे। अब अम्ल और क्षार जो है ये जो हो गई डेफिनेशन तो स्वाद के आधार पर हो गई, जो कि अब धीरे धीरे थोड़ी फील भी होती आ रही है कि कहीं कहीं हमें स्वाद देखने को नहीं मिलते हैं, और तब भी उसके अंदर जो है क्षार या फिर अम्ल हमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ब्रश करते हैं तो उसका टेस्ट आपने देखा होगा अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि अगर अच्छा टेस्ट ना हो तो हम करेंगे कैसे। सभी जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं अच्छा टेस्ट होता है उसमें, तो उसमें कहीं भी कड़वा टेस्ट नहीं है, और तब भी जो है उसमें कहीं ना कहीं क्षार मिला हुआ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अब हम स्वाद तो हमें कम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अम्ल या क्षार उपस्थित होता है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो एकदम सही नहीं है, बिल्कुल सुपरिभाषित नहीं है। तो जो आर्हेनियस है, वैज्ञानिक आर्हेनियस, केमिस्ट, रसायनज्ञ, उनका एक सिद्धांत था आर्हेनियस सिद्धांत। तो उसके अनुसार जो अम्ल क्षार की परिभाषा है वो एक सही और सटीक परिभाषा है रसायन विज्ञान के आधार पर, रसायन विज्ञान के हिसाब से। तो वो क्या है, तो आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसके अलावा कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल। और इसके ही स्थान पर अगर क्षार की बात करें तो क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव ऋण आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव ऋण आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो ये है अम्ल और क्षार की सही सटीक परिभाषाएं। साथ ही उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो जनरली हम बुक्स में लिखे होते हैं, हम याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और यूज़ भी आसपास हो रहे हैं, ठीक है। चाहे डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहे हैं ना दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टली हो, है ना, लेकिन यूज़ हो रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल है, H2CO3 कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो ये बहुत सारे अम्ल हैं जो हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक। और क्षार वगैरह, क्षार भाई NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेडिसिन जिसकी मैं भी बात कर रहा था उसके अंदर जो है उपलब्ध होता है MgOH यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, ठीक है। तो ये क्षार है अपने आप में। एल्यूमिनियम यानी कि AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षार है। तो ये सब क्षार है, ठीक है। अब ये जनरली हम क्षार यूज़ करते हैं, तो इसमें से जो है अब एक बात और आती है यहाँ पर, क्षार और अम्ल जो है कोई तो ज़्यादा खतरनाक क्षार होते हैं, खतरनाक अम्ल भी होते हैं, और कुछ बहुत कमज़ोर से अम्ल होते हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक और कम जो दुर्बल है ये सब नाम हमने दिए हैं, वैसे जो किताबी नाम है वो इनका वो है प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और वीक को माइल्ड और बोलते हैं, वीक माइल्ड, ठीक है। तो जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। और वीक को बोलते हैं माइल्ड, इंग्लिश में माइल्ड एक वर्ड हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड माइल्ड एसिड। ऐसे ही जो है क्षार में भी दो कंडीशन होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड माइल्ड बेस, ठीक है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल लिए आपके सामने उनमें से कुछ जो है प्रबल होंगे और कुछ क्या होंगे, दुर्बल होंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, HNO3 और H2SO4 HCl ये सब क्या है, ये सब ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल। और जो बाद में मैंने दो लिए H3PO4 और H2CO3 ये जो है दुर्बल है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर जो है क्षार में भी क्या होता है, NaOH प्रबल क्षार है, KOH प्रबल क्षार है, ठीक है, और CaOH भी प्रबल क्षार है, MgOH दुर्बल क्षार है, और NH4OH दुर्बल क्षार है, ठीक है। तो ये है। साथ ही साथ जो है CH3COOH ये भी एक एसिड है, लेकिन दुर्बल एसिड है और कार्बनिक एसिड है। अब इसके बारे में बात हो गई, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ परिभाषाएं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसे आप नोट डाउन करें और याद करें, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी जानकारी भी हम लेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। पहले जो मैंने बताया आपको वो अच्छे से मैं यहाँ पर राइट करूँ ताकि आप नोट्स बना सकें और इन्हें अच्छे से याद कर सकें। यही कुछ मुख्य बातें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है यहाँ पर कि हम पहचान कैसे करेंगे अम्ल और क्षार की। तो उसके लिए कुछ पदार्थ आते हैं, कुछ विलयन या कुछ यौगिक होते हैं जो कि
किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना हमें प्रदान करते हैं, उन्हें बोलते हैं अम्ल क्षार सूचक। उन्हें बोलते हैं अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर या फिर सूचक ही कह देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स। तो वो इंडिकेटर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक और एक होते हैं संश्लेषित सूचक, कृत्रिम सूचक। मतलब एक तो प्रकृति ने बनाए हुए हैं, प्रकृति की देन है, और एक हमने खुद ने बना लिए लेबोरेटरी में वगैरह में, प्रयोगशाला में, ताकि कुछ काम आ सके। ठीक है, तो और एक इनसे हटके एक अलग और होते हैं गंधी सूचक। गंधी सूचक को बोलते हैं इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जो प्राकृतिक है उसमें कौन कौन आ रहा है, एक तो लिटमस पेपर आता है, प्राकृतिक है, और हल्दी है, प्राकृतिक है। ठीक है, लौंग का तेल, प्याज, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। और जो बनाए हुए हैं वो है मेथिल ऑरेंज, फिनोलेफ्थलीन, ये सब क्या है, बनाए हुए हैं, संश्लेषित किए हुए हैं, लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं। ठीक है, सिंथेसिस किए हुए हैं। तो ये सब जो है बनाए हुए हैं, ये भी सूचक है, ये भी अम्ल क्षार को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये मदद कैसे करते हैं, जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर आप जानते हैं दो तरह में उपलब्ध होता है, लेबोरेटरी या प्रयोगशाला जो भी आपके स्कूल कॉलेज में वगैरह में होगी, तो वहाँ पर जो है दो पेपर उपलब्ध होंगे, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का, जो कि लिटमस पेपर होते हैं। तो जो लाल रंग का लिटमस पेपर है, अगर उसे हम क्षार में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, और जो नीले रंग का पेपर है उसको अगर हम अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है। तो इस तरह से अपने कलर बदलकर वो पदार्थ लिटमस पेपर जो है हमें अम्ल या क्षार होने की सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, और बेसिकली लिटमस पेपर जो है होता क्या है, लिटमस पेपर जो है बैंगनी रंग का एक विलयन होता है। लिटमस पेपर जो है बैंगनी रंग के विलयन से बना होता है। ठीक है, थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से, थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से जो विलयन प्राप्त किया जाता है वो बैंगनी रंग का होता है, उसे लिटमस विलयन कहते हैं, उसे लिटमस विलयन कहते हैं। उस समय जो बैंगनी रंग का वो प्राप्त होता है ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, बाद में उसे जो तैयार किया जाता है अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए, तब वो लाल और नीले कलर के दो प्रकार के पेपरों में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई। गंधे सूचक क्या होता है, गंधे सूचक वो होता है जो ऐसे पदार्थ जो अपनी गंध से हमें सूचना दें, है ना, कि वो कौन पदार्थ अम्लीय कौन क्षारीय, जैसे प्याज होती है। ठीक है, तो प्याज जो है अम्ल में डालते हैं और क्षार में डालते हैं, या फिर अम्ल उसके ऊपर डालें या क्षार उसके ऊपर डालें। तो अम्ल या क्षार डालने पर कभी तो प्याज की जो गंध है वो विद्यमान रहती है और कभी प्याज की गंध जो है वो विद्यमान नहीं रहती, खत्म हो जाती है। तो ये प्याज की जो गंध है वो आने ना आने से हमें पता चल जाता है कि कौन क्षार है कौन अम्ल है, तो इस तरह से ये हमें हेल्प करती है। साथ में गंध सूचक के एग्जाम्पल्स और भी हैं, लौंग का तेल हो गया और वनीला हो गया। ठीक है, ये तो ये सब बातें हो गई हैं अम्ल क्षार के बारे में। अभी बहुत सारी बातें करनी है लेकिन समय कम है, पहले मैं इनको राइट कर देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाएं और उसके बाद अगली बातें आगे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा है। उदाहरण, चलो उदाहरण हम बाद में लेंगे, फिलहाल डेफिनेशन लिखते हैं। अब आता है क्षार। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, कशीले, होते हैं वो क्षार या भस्म कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं
वे अम्ल कहलाते हैं और जो कड़वे नशीले होते हैं वो क्षार या भस्म कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा तो होगी ओल्ड वाली, जो कि आपको जाननी नहीं चाहिए, है ना, लेकिन जाननी चाहिए आपको, भले ही पुराना रहा हो लेकिन है तो कुछ ना कुछ। ठीक है, और कुछ जगह लागू भी होती है, ऐसी बात नहीं कि हर जगह फेल होती है, बहुत जगह लागू होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये जो सही सटीक परिभाषा आजकल है केमिस्ट्री में, तो वो आपको पहले पता होनी चाहिए, वो है आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार। वो देखिए, आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार, आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार देखिए, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ धनायन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसके अलावा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल लूंगा और साथ साथ आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण लेंगे, देखिए, एक तो HCl है अपना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको आप पानी मिलाते हैं, पानी मतलब H2 आपने मिला लिया, तब ये अपने आयनों में H+ टूट जाते हैं और Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं। देखिए, जलीय विलयन का मतलब क्या है? एक ऐसा विलयन जो जल में घोलकर बनाया गया हो। किसका? उस पदार्थ से इसकी बात हो रही। तो पदार्थ अगर वो अम्ल है, अगर पदार्थ अम्ल है, HCl है, तो उसको जल में घोल दिया आपने, क्या बन गया? जलीय विलयन बन गया। क्या बन गया? जलीय विलयन, जल से बना हुआ विलयन। अब जो जलीय विलयन आपने बनाया है उसमें क्या होगा? उसमें H+ आयन उपलब्ध होंगे, तो ये पदार्थ कहलाएगा अम्ल। तो देखिए HCl है, उससे अगर H2O जल में घोलते हैं तो जलीय विलयन बन जाता है और उसमें H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। तो धनायन केवल एक ही है, वो है H+। तो अतः ये क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? एक अम्ल है। और देखिए H2SO4 है, इसको भी अगर जल में घोलते हैं, तो प्राप्त होता है हमें H+ और प्लस SO4 2 नेगेटिव, H+ आयन और सल्फेट ऋण आयन। और देखिए HNO3 एक HNO3 नाइट्रिक अम्ल, अम्लों का राजा बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें क्या प्राप्त होता है? H+ और NO3 नेगेटिव। अब आप सोचें सर आप ये अलग अलग कैसे कर रहे हैं? तो देखिए अलग अलग जो है अभ्यास के आधार पर आपको भी आ जाएगा। और एक्चुअली ऐसा है कि आपको पहले फॉर्मूले कैसे बनाएं, ठीक है, फॉर्मूले कैसे याद रखें आयनों के थ्रू, तो वो आपको जानना होगा। उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद समझ आएगा कि कैसे स्प्लिट होते हैं अपने आयनों में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन संख्या है। होता है कि 2 आयन आपको याद है, इसका जो ऋणायन चार्ज है वो यहाँ पर आता है, इसका जो धनायन चार्ज वो यहाँ पर आता है, मिलकर जो भी बन जाता है। अब देखिए वो है नाइट्रेट और ये है हाइड्रोजन, तो उसको यहाँ निकाल, उसको यहाँ निकाल, तो बनवन आएगा, बनवन को लिखते नहीं है, तो क्या HNO3 बनेगा। और HNO3 क्या होता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट, और हाइड्रोजन नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इस तरह से। अब मैं बात करता हूँ क्षार की। ये तो मैंने अम्ल की बात की है, अब मैं क्षार की बात करूंगा। तो देखो यहाँ पदार्थ जो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन धनायन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। अब क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं होता, दोनों को दो एक और बोलकर H2CO3 है कार्बोनिक अम्ल, और H3PO4 है फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, और H3PO
H3PO3 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और CH3COOH भी है, ठीक है, एसिटिक अम्ल। बहुत सारे अम्ल यहाँ पर उपलब्ध हैं, आपको सारे अम्ल यूज कर सकते हैं और इस तरह से ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी हो गए और जो परिभाषा है उसको फुलफिल भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस एंड बात करते हैं इसके बाद आगे। चलिए चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया है। और अब बच्चों इसके बाद जो है समय भी काफ़ी हो गया है और ये पार्ट आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी लेंथी पार्ट है। अम्ल और क्षार अपने आप में विशेष टॉपिक है, ये पूरा आपको बॉटम टू टॉप पता होना चाहिए और मैं पता आपको करवाऊंगा, आपको कंप्लीट याद करवाऊंगा। ये जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते रहिए वीडियो को और याद करते रहिए, इनको इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, और मेरे साथ याद करके चलिए, रेगुलर वीडियोस देखिए, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर को मतलब इस टॉपिक को इसी वीडियो में यहाँ पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेंगे, उसमें अगर इसका बचा हुआ पार्ट लेंगे, ठीक है। सो इट इज इनफ फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर। बाय बाय।